स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं आप। इस तस्वीर में आपको कुछ फाइटर जेट दिख रहे हैं। ये फाइटर जेट कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। 1945 में ये जापान के एक एयर बेस से लिया गया था। जापान ने विश्व युद्ध में जिस तरीके से तहलका मचाया था, उस तहलका में सबसे ज्यादा रोल अगर किसी चीज का था तो इनके टेक्नोलॉजी का खूब था, और इतना था कि इसने सुपर पावर्स को हिलाकर रख दिया था। अब एक नया डर क्या सुपर पावर को होना शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को फोन मिलाया और जापान को फोन मिलाकर ऐसा क्या कहा है जानेंगे, और इसका असर क्या भारत पर पड़ सकता है। भारत को भी क्या सावधान रहने की जरूरत है। हाल ही में जापान ने भारत को कुछ ऑफर किया था। क्या यही कारण तो नहीं है कि जापान भारत के ऊपर अपना भरोसा दिखा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी इस चैनल का सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी जल्दी इसे एक अच्छा इंप्रेशन मिलेगा और ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैर, स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक मामला में इस वक्त बड़े ही निचले स्तर पर जापान दिख रहा है। इस ग्राफ के अनुसार टॉप पे चाइना है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पर अमेरिका है और चौथे पर इंडोनेशिया है, रूस है, और यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश के भी नीचे जापान को दिखाया जा रहा है कि इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 2025 से 2030 की, इसको लेकर उम्मीद मानी जा रही है कि भारत और चाइना के बीच में एक टक्कर हो सकता है। हालांकि फिर भी गैप है। अमेरिका हो सकता है कि थोड़ा पीछे हो, लेकिन बाकी के देशों में जापान को अच्छा खासा भुगतान करना पड़ेगा। अब इस ग्राफ के बाद भी क्या जापान कुछ ऐसा कर रहा है जो कि सुपर पावर को टेंशन दे सकता है? हाँ, जापान 1980 की एक कहानी को दोहरा रहा है। अब 1980 की कहानी में क्या हुआ था, जापान कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में माहिर था ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं अपने वीडियोज में अक्सर जापान की तारीफ करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि जापान के लोगों के पास आज जैसे कहते हैं ना कि इजराइल बहुत शक्तिशाली है, जापान के लोगों के पास वैसा ही दिमाग आज भी है। और जापान के लोग ना बड़े मेहनती हैं और बहुत ही अच्छे हैं। ये बार बार टूट कर बिखर कर फिर से खड़ा होना जानते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए जिसे आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे ये बार बार टूटे, बार बार बिखरे और फिर से इन्होंने खुद को जोड़ा और फिर से ये अपने आप को खड़ा करने लगे। 1945 के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त होने लगा और संधियां होने लगी तो जापान से उसकी सैन्य शक्ति को रोकने के लिए उसके ऊपर संधि का बोझ लाद दिया गया। अब जापान ने क्या किया, अपने आप को मूव कर दिया, चलो हम डिफेंस के चीजें नहीं बनाएंगे, हम ऐसा करते हैं, हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को चुनना शुरू कर दिया और ये मार्केट में छाने लगे, तब जाकर सुपर पावर ने इनके इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट को लेकर भी पंगे शुरू कर दिए, टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और अंत में जापान का वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी छिन गया चाइना से। अब एक बार फिर से इन्होंने वापसी करी है। अब एक मैं उदाहरण आपको बता रही हूँ। 1980 में ना एक बार फिर से सुपर पावर अमेरिका और जापान आमने सामने आ गए थे। क्यों आमने सामने आ गए थे? क्योंकि उस वक्त जापान ने एक प्लान किया था और अगर उसके प्लानिंग को सफल होने दिया गया होता ना तो अभी दुनिया के बाजारों में जापान के फाइटर जेट का राज हो रहा होता। जापान कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो अपने आप में बहुत शक्तिशाली हो। जापान अपने मित्सुबिशी F1 लड़ाकू विमान को बदलना चाहता था और एक नया फाइटर जेट लाना चाहता था। 1980 के दशक में इसने एक प्रोग्राम बनाया जिस प्रोग्राम का नाम था FSX, फाइटर सपोर्ट एक्सपेरिमेंटल। इस प्रोग्राम के तहत वो बनाना चाहता था मित्सुबिशी SX3। जापान का टारगेट था कि वो एक ऐसा विमान बनाए जो काफी एडवांस हो और रक्षा और डिफेंस इंडस्ट्री में ना एक एग्जाम्पल बन जाए, एक सिंबल बन जाए। और जब अमेरिका को इस बात का पता चला तो अमेरिका ने प्रोजेक्ट पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसको डर लग रहा
कहा था कि अगर जापान अकेले विमान बनाता है तो अमेरिकी हथियारों के बाजार को प्रभावित कर सकता है। साथ ही एक पूरी तरीके से नया विमान विकसित करने में चुनौतियां भी बहुत थी, जापान को खर्चा भी लगता। कहीं न कहीं अमेरिका ने जापान के ऊपर दबाव डालकर उसे मना ही लिया और तब तय हुआ कि चलो हम दोनों मिलकर बनाते हैं। 60% पैसा जापान लगाएगा, 40% अमेरिका लगाएगा और तब मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को मुख्य ठेकेदार बनाया गया और लॉकहीड मार्टिन को जोड़ा गया और तब बना F2 का पहला प्रोटोटाइप। जापान को यहाँ भी अलग होकर, स्वतंत्र होकर कुछ करने नहीं दिया गया। पर अब जापान क्या कर रहा है, जापान ने जी-कैप परियोजना को शुरू किया। अब जी-कैप परियोजना ये वही परियोजना है जिस परियोजना के लिए जापान ने भारत को भी ऑफर किया कि आप इसमें शामिल हो जाइए। 2022 में जापान, यूके और इटली, इन 3 देशों ने शुरू किया था। इनका टारगेट है कि 2035 तक एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आ जाए जो जापान के F2, यूके और इटली के यूरो टाइफून को फिर से दुनिया में प्रतिस्थापित करे। कहने का अर्थ ये है कि एक ऐसा फाइटर जेट जो दुनिया में मिसाल कायम करे। इसमें शामिल भी है जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री, यूके का बेई सिस्टम, इटली का लियोनार्डो और इसमें AI, स्टील्थ, ड्रोन स्वार्मिंग, नेटवर्क सारी क्षमताएं होंगी। 40 से 50 अरब डॉलर का प्लान है। हालांकि जापान की संसद में आलोचना का हो रही थी कि देश में महंगाई बढ़ रही है, हम इस पर खर्चा क्यों कर रहे हैं, पर फिर भी जापान ने साथियों के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। लेकिन अब देखने को मिला कि अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन जाता है। अब इस आर्टिकल के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से और बातचीत में ये गिनाने लगते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट में गया था, मिडिल ईस्ट में मेरे ये प्लान चल रहे हैं। तो ये थोड़ा आश्चर्य वाली बात है कि जापान को मिडिल ईस्ट से क्या लेना देना। फिर उन्होंने शुरू किया F-47 फाइटर जेट के फायदे गिनाना। डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री को टेलीफोन पर अपनी मिडिल ईस्ट की यात्रा के साथ साथ F-47 खरीदने पर विचार करने को कहा, जिसके बाद जापान के अधिकारी अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के फोन करने का मकसद क्या था। अब लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ने जापान को अपना F-47 नाम का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बेचने का ऑफर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या जापान इसे खरीदेगा। कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा F-47 में 47 एक अच्छा नंबर है। उन्होंने इशिबा से F-47 खरीदने पर सहमति जताने को कहा। जो डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत करने का अंदाज है, उन्होंने उसी अंदाज में बात करी। आपको बता दूं, जापान न F-22 खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने उसे जबरदस्ती F-35 थमाया था और फिर कई बार जापान ने इस बात को कहा भी कि मुझे F-22 चाहिए, लेकिन उसे F-22 मिला नहीं। अब जाकर अपने F-35 के ही बेड़े को जापान ने बढ़ाने की कोशिश की और ये नया तरीका ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को लग रहा है कि कहीं जी-कैप बन गया, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी लेवल क्या है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके फाइटर जेट के लिए एक चुनौती आ जाए। वैसे आपको बता दूं, हाल ही में हमने आपको ये खबर भी दी थी कि जापान ने भारत को अपना जेट इंजन ऑफर किया है और एमका प्रोजेक्ट पर भारत पे दाव भी लगा रहा है जापान। अब इसका कारण क्या है? माना जा रहा है कि जापान अपने लिए सारे ऑप्शन खुले रखना चाहता है। इस बार खास तौर पर एक ऐसे दोस्त पर भरोसा करना चाहता है जो उसे मुसीबत के वक्त काम दे। खैर, अब आगे क्या होता है, क्या जापान अपने फाइटर जेट को बना पाता है या नहीं, ये तो समय बताएगा। भारत की बात करें तो भारत ने अपने एमका प्रोजेक्ट पर फोकस किया हुआ है और भारत के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि एमका एक बार रेडी होता है तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल बन जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।